मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी एक पीड़ित परिवार से मिले हो, भले वो जहरीली शराब से मरा हो, भले वो किसी असामाजिक तत्व की गोली से मरा हो, भले वो किसी घटना में मरा हो। मैंने आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं देखा कि किसी पीड़ित परिवार के पास गए, उनके कंधे पर हाथ रख के उनके आंसू पोंछने का उन्होंने कार्य किया। 50 से ज्यादा लोगों का निधन हाल के दिनों में हो गया जहरीली शराब पीने से। एक परिवार से मिलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जरूरी नहीं समझा। चाहूंगा कि अब क्योंकि इतनी बड़ी उनकी मांग मान ली गई है केंद्र सरकार द्वारा, ये जो एक मांग है एमएसपी की गारंटी की जो मांग है, मुझे लगता है अब उसको भी केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे भी केंद्र सरकार की नीति का ही ये हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री जी निरंतरता में कहते रहे कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। मुझे लगता है उसमें एमएसपी की गारंटी एक बड़ा पड़ाव, एक बड़ा कदम के तौर पर सामने आएगा। यह प्रशासन बिहार की लगातार छापेमारी, और ये क्या लगता है कि नीतीश कुमार के 7 घंटे का जो मीटिंग था उसका आउटपुट है? भाई अगर आउटपुट है तो मैं इसका स्वागत करूंगा, पर मैं नहीं मानता कि इस तरीके से सिर्फ छापेमारी करने से या कुछ लोगों को पकड़ लेने से, भाई इसके लिए एक सघन अभियान चलाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जैसा कहा था कि 2016 में जब हम लोगों ने किया था तो उसी की तर्ज पर हम लोग करेंगे। आपको पहले उस जड़ तक जाने की जरूरत है। आपने पिछले 5 सालों में उन जड़ों को इतना मजबूत कर दिया, उन तस्करों को इतना मजबूत कर दिया, जहरीली शराब के निर्माताओं को आपने इतना मजबूत कर दिया जिन्होंने गांव-गांव में अपनी जड़ें बना ली हैं। भाई ये अवैध शराब या जहरीली शराब की धरपकड़ तो पहले भी होती रही है ना। हम लोग देखते रहे, कभी एम्बुलेंस में पकड़ी जाती है, कभी पुलिस की गाड़ी में पकड़ी जाती है, कभी विभिन्न और वाहनों में पकड़ी जाती है, तो ये तो हो ही रही है। बना कौन रहा है जहरीली शराब? बना कौन रहा है? शराब को हमारे प्रदेश में विभिन्न और बॉर्डर्स के माध्यम से अवैध तरीके से ला कौन रहा है? उन बड़े गिरोहों को पकड़ने की जरूरत है। ये छोटी मोटी छापेमारी करने से संभवतः अगर इससे भी किसी के मन में डर अगर उत्पन्न होता है तो मैं उसका भी मैं स्वागत करूंगा। पर जो लोग इस धंधे में पूरी तरीके से लिप्त हो गए हैं, जिन्होंने पूरा अपना एक नेटवर्किंग सेट कर लिया है, जब तक आप उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, और इसीलिए मैं बार बार मैं कहता हूं कि हवा महल में बैठने से समीक्षा नहीं हो सकती है। आप उन अधिकारियों के साथ बैठकर आप समीक्षा कर रहे हैं संभवतः जिसमें से अधिकांश का संरक्षण प्राप्त है भैया तस्करों को। आप जब तक गांव में नहीं जाएंगे, आप जब तक पीड़ित परिवारों से नहीं मिलेंगे, आप जाइए तो मिलिए तो पीड़ित पर, भाई वो भी बिहारी ही हैं, आप ही के प्रदेश के हैं। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी एक पीड़ित परिवार से मिले हो, भले वो जहरीली शराब से मरा हो, भले वो किसी असामाजिक तत्व की गोली से मरा हो, भले वो किसी घटना में मरा हो। मैंने आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं देखा कि किसी पीड़ित परिवार के पास गए, उनके कंधे पर हाथ रख के उनके आंसू पोंछने का उन्होंने कार्य किया। 50 से ज्यादा लोगों का निधन हाल के दिनों में हो गया जहरीली शराब पीने से। एक परिवार से मिलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जरूरी नहीं समझा। तो जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, आप समझेंगे कैसे? आप उनसे मिलेंगे, वो बताएंगे आपको 10 बातें कि भैया यहाँ पे ऐसा हुआ, वहां पे वैसा हुआ, ये लोग ये कर रहा था, वो लोग वो बना रहा था, ऐसे जहरीली शराब भाई ऐसे पिए, ये हुआ। जब तक आप सुनेंगे नहीं, पीड़ित परिवारों से मिलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए इतना मुश्किल क्यों है? और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि भैया चिराग रहता कहाँ है, करता क्या है? भाई आप रहते कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ बंद कमरे में अपने हवा महल में बैठकर आप सोचेंगे कि प्रदेश चलता रहे। आप प्रदेश की यात्रा पर नहीं निकलते, कभी आप ग्रामीणों के बीच नहीं रहते, कभी आप मजदूर किसानों के बीच नहीं रहते, गरीब लोगों के बीच नहीं रहते, उनकी समस्या को नहीं सुनते, तो आप प्रदेश का विकास करेंगे कैसे? एक सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था की बात आप लगातार करते हैं। मधुबनी में जो घटना घटी, एक जज के थानेदार ने पिस्टल तान दिया, कैसे देखते हैं? बताइए, क्या ये कोई छोटी घटना है? क्या ये छोटी घटना है कि एक जज को उन्हीं के चैम्बर में जाकर वर्दी वाले लोगों ने उनके साथ जिस तरीके से मारपीट की घटना को अंजाम दिया? भाई ये छोटी घटना नहीं है, और मेरी समझ के परे है कि इतने हल्के में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और मैं उनके ऊपर मैं इसीलिए मैं टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। कानून, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से उनके अंतर्गत आता है। ऐसे में दो स्तंभ जो कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों पिलर्स के ऊपर है, जहां एक तरफ जुडिशरी से लोग आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लॉ के रक्षक हैं, पुलिस के लोग हैं। इन दोनों में अगर इस तरीके से भिड़ंत हो जाए तो सोचिए फिर आम जनता का क्या होगा। और इस भिड़ंत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कार्रवाई करने की?
कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, या भविष्य में कोई जज को इस तरीके से जाकर वर्दीधारी लोग उनकी पिटाई ना करें। भाई, आप इस तरीके की वारदात के ऊपर जब तक आप कड़े कदम आप उठाएंगे नहीं तो निरंतर, आज एक घटना घटी है, कल दो, और इसी तरीके से अपराध भी बढ़ा, इसी तरीके से अवैध शराब भी मिलने लगी। शुरू में एक दो घटनाएं होती थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी उसको गंभीरता से लिया नहीं, घटनाएं बढ़ती गई। आज आप अपराध का ग्राफ देख लीजिए कितना बढ़ गया। और ये मैं नहीं, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि प्रदेश में कितना अपराध है, प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार है। और उसके बाद ये जो घटना है इसकी जितनी निंदा की जाए, पर वही है कि भैया हम लोग के प्रदेश में कन्विक्शन रेट इतना लो है, महज 7% का कन्विक्शन रेट है, और बाकी राज्यों से कंपेयर करें तो 85, 89, 90% वहां का कन्विक्शन रेट है। यहां पर किसी को कन्विक्ट किया है, किसी दोषी को सजा ही नहीं मिलती, इसलिए अपराधी बेलगाम है। और यही घटना जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में हुई, जिस तरीके से पुलिस वालों ने एक जज के साथ इस तरीके से सलूक किया, इसका भी मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं। कल को भगवान ना करे दोबारा ऐसी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिद्धू को का जो बयान है काफी उसको बवाल मचा हुआ है। उन्होंने इमरान खान को अपना बड़ा भाई बता दिया है, काफी उनकी आलोचना कांग्रेस में हुई, कांग्रेस से बाहर भी हुई। देखिए, एक ऐसा देश जिससे निरंतरता में हमारे देश को आतंक से प्रताड़ित करके रखा, घुसपैठ के माध्यम से हमारे देश के ना सिर्फ जवान शहीद हुए, बल्कि कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनके घर से खुशियां उजड़ी। उसकी जिम्मेदारी जिस देश के ऊपर आती है, उस देश के लिए अगर आप इतनी हमदर्दी अगर आप रखेंगे तो यकीनन सवाल उठेंगे। मैं 1% के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दूंगा कि दोनों जिस क्षेत्र से आते हैं, इससे पूर्व में जो दोनों का प्रोफेशन रहा, भले वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों या सिद्धू जी हों, इन दोनों का खेल के साथ एक रिश्ता रहा और दोनों खिलाड़ी रहे हैं, तो व्यक्तिगत संबंध संभवतः और यकीनन रहे होंगे। पर जब आप राजनीति में हो और खास तौर पर आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे एक बड़े पद की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, ऐसे में व्यक्तिगत बयानों को आप महत्व दें, ये राजनीति में उचित नहीं है। उनको इस तरीके से अपना बड़ा भाई कह देना, सार्वजनिक तरीके से रहकर एक ऐसे देश के लिए अपनी हमदर्दी या उसके पक्ष में ऐसे बयान देना जिससे ना सिर्फ भारत बल्कि कई और देश जिसकी आतंकी गतिविधियों से पीड़ित रहे हैं, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, यूएन तक इस मसले को उठाया गया है। तो ऐसे में जब आपके ऐसे बयान आते हैं तो जरूर वो चिंता का विषय बनते हैं। जैसा मैंने कहा कि सिद्धू जी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसे में व्यक्तिगत बयानों को एक तरफ रखकर जब आप कोई बयानबाजी करें तो इस अपने पद की गरिमा का ध्यान रखने की जरूरत है, और एक ऐसे देश के बारे में हमदर्दी दिखाने से पहले हमारे शहीद जवानों को याद रखने की जरूरत है। कृषि कानून बिल जो वापस लिया, कैसे देखते हैं इसको? कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि अहंकार टूट गया, कुछ लोग बोल रहे हैं चुनाव को देखते हुए। देखिए, मैं ये सब नहीं बोलूंगा कि अहंकार टूट गया या कुछ, पर मैं इतना जरूर मानूंगा और मैं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि अंतोगत्वा कम से कम उन्होंने हमारे किसान भाइयों की भावना को सम्मान दिया। एक लंबा आंदोलन चला, संघर्ष चला, 1 साल से ज्यादा तक निरंतरता में किसान भाई बिना भटके, बिना विचलित हुए, बिना घबराए हुए अपनी मांगों को लेकर अड़िग रहे, अटल रहे। और आज जब उनकी मांगों को पूरा किया गया है तो उसके लिए मैं जरूर केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद करूंगा। पर साथ ही में मैं केंद्र सरकार से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं ये आग्रह करूंगा, मैंने ट्वीट के माध्यम से भी आग्रह किया कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा का भाव देना भी जरूरी है, और ऐसे में एमएसपी की गारंटी देना जो उनकी एक बड़ी मांगों में से एक है, मैं समर्थन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि अब क्योंकि इतनी बड़ी उनकी मांग मान ली गई है केंद्र सरकार द्वारा, ये जो एक मांग है एमएसपी की गारंटी की जो मांग है, मुझे लगता है अब उसको भी केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे भी केंद्र सरकार की नीति का ही ये हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री जी निरंतरता में कहते रहे कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। मुझे लगता है उसमें एमएसपी की गारंटी एक बड़ा पड़ाव, एक बड़ा कदम के तौर पर सामने आएगा।